हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज फैक्टराइजेशन। पहले ही समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन के कितने मेथड होते हैं, और अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या फिर नेचुरल नंबर का हमें फैक्टराइजेशन करना है तो वो किस तरीके से होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने इस वीडियो को पेशेंटली सुना और नोट्स बनाते चले गए तो आपको आगे कोई भी सम करने में डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखो, फैक्टराइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? फैक्टर करने का। जैसे मैंने कहा आपसे, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, यानी सेडिमेंट्स को अलग करने का एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। कैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम जमा होने लग जाता है। तो ऐसे ही अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं किसी भी नंबर्स के, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब समझते हैं फैक्टर्स बनते कैसे हैं। मैं आपसे कहूं कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मेरा मतलब है कि उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 18 एक नंबर है, मुझे 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? ऐसा नंबर ढूंढो जो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर भी जीरो आए। तो देखो, एक तो तरीका ये होता है कि 18 जो है ये क्या है? इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर का फैक्टर 2 तो होगा ही होगा। तो 2 एक फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है। अच्छा, इसके अलावा 3 एक फैक्टर होगा, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। फिर 6 एक फैक्टर होगा। फिर 9 2 जा 18 होता है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ गए। वेरीफाई कर लो, देख लो। आपको पता है कि 18 है, 18 को अगर डिवाइड करोगे 9 से तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आएगा। ऐसे 3 से करोगे, 6 से करोगे, 9 से करोगे तो सब में जीरो जीरो आएगा। यानी अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे कि जीरो रिमाइंडर आए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। नंबर लिया 50। अब 50 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 एक फैक्टर होगा क्योंकि इवन नंबर है। अच्छा, 50 को ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर? 5 हो सकता है, क्योंकि 5 10 जा 50 होता है। और कोई नंबर है? 25 हो सकता है। 10 एक नंबर है। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा, इन फैक्टर्स को अब रिवर्स तरीके से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि 50 को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 2 जा 10 होता है, तो 10 के ये दोनों फैक्टर्स होंगे होंगे। मैंने आपसे कहा कि 42 एक नंबर है। 42 किससे बना है? 6 इंटू 7 से बना है। तो 42 के फैक्टर्स ये दोनों होंगे। एक और नंबर ले लेते हैं, 4 इंटू 8 में अगर करूंगा तो ये 32 हुआ। यानी 32 के ये दोनों फैक्टर होंगे, और भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। बट 4 और 8 ये तो हमें पता है, अपरेंट है कि दिख रहे हैं कि 4 और 8 फैक्टर्स होंगे इसके। कुल मिलाकर के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 40 है, अगर मुझे 40 को इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो पहले मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर लूंगा। वो इवन हो गया 2। 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो 20 आया। फिर 2 से करूंगा तो 10 आया। फिर 2 से करूंगा तो 5 आया। अब 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। बट 3 से 5 डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5। और ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली। कोई और है, 15 है सपोज करो। अब 15 के मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा। तो 3 5 जा 15 होता है। और फिर 5 से इसे करूंगा 1। यानी इसके 3 और 5 दोनों फैक्टर्स हुए हैं। और फैक्टर्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकाले। 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, दैट इज 15। तो ये है सिंपल सा मतलब फैक्टराइजेशन का।
मैंने आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका? फैक्टर्स निकालने का। और फैक्टर्स निकालने के लिए एक आपको जो चीज दिमाग में रखनी है वो ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए जीरो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब वही होता है। अच्छा, ये तो हो गया मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी समझाना चाहता हूँ जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। मैंने कहा देखो, आपका रिजल्ट आता है, आप पढ़ाई करते हो तो आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम्स होते हैं। वो रिजल्ट ना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। कोई फैक्टर 1, 2, 3, 4, सपोज करो ये 4 फैक्टर्स हैं। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 4 फैक्टर्स की वजह से आपका रिजल्ट डिफाइन होता है। मान लो आपने नंबर ऑफ आवर्स कितनी पढ़ाई करी, नंबर ऑफ आवर्स मतलब टाइम की बात करूं मैं। आपने नोट्स अच्छे से बनाए, ये भी डिपेंड करता है। आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है या नहीं। आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको टाइम मिला नहीं मिला एग्जाम में, मान लो एंजाइटी हो गई, ठीक से आप नहीं पढ़ पाए, और इन्हीं की वजह से रिजल्ट पे इन्फ्लुएंस होता है। इस चीज को ध्यान रखो कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हर किसी के हो सकते हैं, यानी वो सिर्फ मैथ्स का एक नंबर है, इसके भी होंगे। आपका रिजल्ट है, उसके भी होंगे। मान लो कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट को बना रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं। कोई भी अगर आउटकम जनरेट हो रहा है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज करो अगर रेन हो रही है, तो रेन जो हो रही है उसके कुछ फैक्टर्स होंगे कि रेन कब कब होती है, यानी डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर। मान लो क्लाउड्स कितने बन रहे हैं, और क्लाउड्स बनेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो क्या जोग्राफिकल रीजन है, उस पे सब पे डिपेंड करता है। यानी फैक्टर का मतलब होता है डिपेंडेंसी, यानी आप डिपेंड कर रहे हो किसी चीज। बहरहाल फैक्टराइजेशन जो है वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं कि फैक्टराइजेशन कितने टाइप के होते हैं, या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर के कैसे करते हैं। तो अब समझते हैं नेचुरल नंबर के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या होता है, आप सभी ने अब तक पढ़ा होगा कि होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। 30 जो है, 30 के दो मेन फैक्टर्स हो गए जो हमें पता है, 2 into 15। अब 2 को ब्रेक नहीं कर सकते, बट 15 को फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो, यानी इररिड्यूसिबल फॉर्म में आपको लेकर के जाना है। जो सबसे छोटा फैक्टर होगा, ये 15 है, 15 को मैंने ब्रेक किया 3 into 5 के अंदर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, 30 के अंदर 30 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आप बताओ। देखो 30 इवन नंबर है, तो 2 तो 100% है एक। अभी मैंने बता दिया कि 3 भी होता है, 5 भी होता है। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 बनता है, तो 6 को 5 से करोगे तो 30 बनेगा, यानी 6 भी एक फैक्टर है। फिर 10 3 वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद 15 एक फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर के निकाल सकते हो, जैसे 45 का मैंने बोला। तो आप इसका टेबल देख लो कि ये किस किस के टेबल में आता है। अब ये 2 से नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। 5 जो है ये मेरा ऑड है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3 से करके देखोगे होगा। 3 15 सा होता है। उसके बाद और किससे होगा, 5 से 100% हो रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो होती है वो अगर 5 है या डिविजिबल है 5 से, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। जैसे मैंने कहा 45 है, ये 100% डिविजिबल है 5 से। 65 है, ये भी 5 से डिवाइड होगा होगा। और कोई नंबर ले लो, 105 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। 225 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो अगर लास्ट में 5 है या फिर 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 एक फैक्टर होगा। तो 3 हो गया, 5 हो गया, अगेन एक 15 फैक्टर है इसका, 9 के टेबल में भी आता है। अब अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक का मतलब है कि उसके अंदर वेरिएबल है। वेरिएबल आप सभी को पता है ना। देखो वेरिएबल का डिक्शनरी मीनिंग बताऊं ना, तो वो होता है कि जो समय के साथ चेंज होता रहता है, यानी कोई भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा, सर्कमस्टांस के हिसाब से चेंज होगा। मैंने अगर यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 10 डाला, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी।
पर अगर मैंने 5x को 15 के इक्वल रख दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी। यही अगर मैं इस 5x को 20 से इक्वेट कर दूं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। देख रहे हो, यहाँ पे हर बारी सिचुएशन के हिसाब से x की वैल्यू बदल रही है 5x ही, बट जो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो पहले मैंने 10 रखा, उसके बाद 15 रखा, फिर 20 रखा, तो इन नंबर्स के हिसाब से x ने अपनी वैल्यू ले ली। तो ये जो x है ये चेंज होता जा रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसी को कह देते हैं वेरिएबल। अब एक एक्सप्रेशन के अंदर दो ही चीजें होंगी, एक होगा कांस्टेंट, ये जो नंबर्स हैं आपके कांस्टेंट है, क्योंकि 5 तो 5 ही रहेगा ना, वो नंबर तो चेंज नहीं हो जाएगा। बट x और y इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये किस इक्वेशन में पुट किए गए हैं, तो उनकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो आप समझते हैं कि अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन है, इसका कैसे फैक्टराइजेशन होता है। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये दे रखा है 5xy, इसे आपको ब्रेक करना है। जब भी कोई भी बीच में साइन नहीं होता, देखो 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई, और x और y के बीच में भी नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं हो रखा डिवाइड प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का साइन आप नहीं देख रहे हो यहाँ पे। बट अगर ऐसा होता है कि कोई भी साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और यही इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है, यानी इससे ज्यादा हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मैं 10x की बात करूं तो 10x क्या है मेरा, आप पहले कांस्टेंट को ब्रेक कर लो। कांस्टेंट के फैक्टर क्या होंगे, एक 2 होगा इसका फैक्टर और एक 5 होगा, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और x क्या है, x का सिर्फ x ही फैक्टर है, यानी 2 5x इसके फैक्टर्स हो गए। यानी अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x बन जाएगा। ऐसे ही अगर मेरा कोई नंबर सपोज करो 15x स्क्वायर वाई जी, ये नंबर है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट है उसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। 15 की फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, 3 से भी हो सकती है और 5 से भी, यानी 3 5 जा 15 होता है और 5 3 जा 15 होता है, यानी 3 और 5 दो इसके फैक्टर निकल करके आ गए। अब यहाँ पे x है, x को कैसे ब्रेक करोगे, ये x स्क्वायर है, यानी दो बारी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा और y इंटू जी हो जाएगा। यानी इन वेरिएबल्स को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 5 से, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन करके आएगा, 15 एक्स स्क्वायर वाई जी, जी यानी z। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, एक्स वाई जी 3 5। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है 10x x प्लस 2 और y प्लस 3। ये एक्चुअली में अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 10x, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x प्लस 2 से, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, y प्लस 3 से। यानी ये तीनों फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 10x मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 से और वो मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 3 से। तो अगर 10x को मैं ब्रेक करो, अभी हमने किया ना, 10x को हमने फैक्टर्स निकाले, क्या आया 2 5x, ये इसके फैक्टर आ गए। x प्लस 2 के क्या फैक्टर है, x प्लस 2 के कोई फैक्टर नहीं है, ये x प्लस 2 ही एक अपना फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है इसका, और y प्लस 3 भी कोई फैक्टर नहीं है इसके। तो यानी इसके कुल मिलाकर के अपने आप में ही फैक्टर है। अब हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन टर्म्स, यानी कॉमन टर्म्स आपको निकालने हैं कि कॉमन टर्म्स हम यूज करेंगे तो कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है ये 12x प्लस 36। एक तरीका तो ये है कि आप 12x के फैक्टर्स निकाल लो और दूसरा है 36 के फैक्टर्स निकाल लो, एक तो ये तरीका है। बट अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि 12x और 36 को पहले आप ध्यान से देखो। आप देखो कि इनके अंदर क्या दोनों में कोई कॉमन चीज आ रही है, कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों के अंदर हो, 12x के अंदर भी हो 36 के अंदर भी हो। पहले तो आप वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 12 के साथ तो x है बट 36 के पास कोई x नहीं है, यानी इसमें x तो कॉमन नहीं आ सकता। अब चलो कांस्टेंट पे, एक के पास 12 है और दूसरा 36 है, हमें पता है कि 12 3 जा 36 होता है, यानी 36 के अंदर 12 आता है 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इस 12x एक्सप्रेशन में से 12 मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अगर 12x में से मैंने 12 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा मेरा x, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा,
और जो 36 है इसमें से भी मैं 12 लूंगा। देखो अगर हम कोई भी कॉमन निकालते हैं तो वो दोनों में से निकलेगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म होती तो तीनों एक्सप्रेशन में से निकलता। तो अगर मैंने 12 यहाँ से कॉमन लिया है तो 36 में से भी मुझे 12 कॉमन लेना पड़ेगा। अब अगर 36 में से मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 3। अब ना बहुत लोगों को इस चीज में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को कि कॉमन का मतलब क्या होता है। मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे 36 था। अब अगर मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ 36 में तो इसका क्या मतलब है, लोग ये नहीं समझ पाते। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप 36 को डिवाइड कर दो 12 से। आंसर क्या आया 3। इस 3 को अंदर लिख दो, इसलिए एक्सप्रेशन आया x+3। अब ये इसका फैक्टर हो गया। अब चाहो तो आप इसे और इररिड्यूसिबल फॉर्म में कर सकते हो। 12 को डिवाइड कर दोगे और मतलब 12 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बट ये सारे एक साथ नहीं लिखने, क्योंकि अगर आप 12 की जगह ये सारे रिप्लेस कर दोगे तो फिर तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 6 12, 3 36, तो ऐसे बहुत नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 12 को या तो आप लिख लो 3 into 4 में या फिर 2 into 6 में, आपकी चॉइस है। या फिर इसे एज इट इज भी रहने देते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 12 into x+3। ये इसका एक फैक्टराइजेशन हो गया। 22y माइनस 33z। इसे कैसे फैक्टराइज करोगे? पहले देखो वेरिएबल है y है, बट 33 के साथ कौन सा है? z है। y अलग है, z अलग है, यानी कॉमन नहीं आ रहा। अगर 33 के पास y होता तो हम दोनों में से y निकाल लेते। अब चलते हैं फिर कांस्टेंट के ऊपर। यहाँ पे 22 है और यहाँ 33 है। ये ऐसे कोई नंबर हैं जिन जो एक ही टेबल में आते हो? लग रहा है आपको कुछ देख करके? देखो ये 22 है, 11 2 22 होता है और 11 3 33 होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? मैंने क्या किया, यहाँ से 11 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? 2y बचेगा और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। और 33z जो है, इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 3z आ जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया यूजिंग कॉमन टर्म्स। इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन था वो हमने बाहर निकाल लिया, जो कि 11 था। अगेन सेम चीज, 11 को मैंने 22 से मतलब डिवाइड किया, 22 को 11 से तो 2 आया, y एज इट इज आ गया। 33 को मैंने डिवाइड किया 11 से तो 3 आ गया और z एज इट इज लिख दिया। क्योंकि जो कॉमन होगा वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो अंदर आ जाता है। 14 pq प्लस 35 pqr। बहुत आसान है। देखो इसमें p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी q है। तो एक चीज तो कॉमन है कि चलो इस बार ना वेरिएबल जो है वो भी कॉमन आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल ही लिख लेता हूँ कि p और q बाहर आ गए। अंदर क्या बचेगा बताओ? 14 तो है, 35 भी है। अब 14 और 35 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कि ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो? 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के में नहीं आते, 5 के में नहीं आते, 6 के में नहीं आते, 7 में आते हैं। 7 2 14 होता है और 7 5 35 होता है। तो मैंने क्या किया, 7 पी क्यू कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 7 को 14 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। पी क्यू मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं तो मुझे पी क्यू अब नहीं बचेगा अंदर। प्लस का साइन लगाऊंगा। 7 5 35 होता है तो 5 अंदर आ गया। और पी क्यू जो है ये ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो अंदर क्या आ गया? सिर्फ आर, क्योंकि आर बचा है। तो ये क्या हो गया? कॉमन टर्म से हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आंसर क्या है अपना? 7 pq, ब्रैकेट ओपन किया, 2 + 5r और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया फैक्टराइज्ड। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, वो होता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। यानी आपको ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप डिवाइड करने, यानी ग्रुप बनाने हैं आपको। जैसे ये 2x है, 2xy, ये 2y है, ये 3 है, ये 3x है। इनमें पेयरिंग करनी है आपको। सिंपल शब्दों में कहूं तो पेयरिंग करो। अगर मैं देखो 2xy है, इसके पास xy है और 2 है, इसके पास y है और 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 2y को इसके पास रख दूंगा प्लस 2y और 3 + 3x कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमन एक साथ बैठाना है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें y भी आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया।
और इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, जैसे हमने अभी पहले स्लाइड में किया था, ऐसे ही आपको करना है कि अगर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन निकाला तो इधर बचा x और प्लस का साइन एज इट इज। और देखो ये 2y पूरा कॉमन आ गया था, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का साइन एज इट इज लगा दो। अब 3 प्लस 3x में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ रहा है, सबको दिख रहा है। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज लगाऊंगा, और 3x को 3 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा, क्योंकि 3 तो हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप होता है वो सिंपल है। जो ब्रैकेट है ये देखो सेम आ गए ना ब्रैकेट, 1x और x प्लस 1, बात एक ही है, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 सेम थिंग। तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसे एक बार लिख दिया, x प्लस 1। और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में कर दूंगा, यानी एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, और ये जो 2y लिखा है इसे इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, और ये प्लस, यानी जो भी नंबर दूसरा है 3, इसके आगे का साइन है वो साथ में आएगा, यानी अगर माइनस होता तो माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे। यहाँ पे +3 है तो +3 कर दिया। अब ये हमने कर दिया रीग्रुपिंग, यानी पहले हमने ग्रुप बनाए, उसके बाद फिर हमने दोबारा से कॉमन लिया, इसे क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग। तो 6xy मुझे दिख रहा है, इसको अगर मैं -4y से ग्रुप कर दूं तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 6 इवन है, 4 इवन है, तो इसमें से 2 तो 100% कॉमन आ जाएगा। साथ में x है, पर इधर x नहीं है, पर दोनों में y है, दोनों के पास y है, तो दोनों से y ले लूंगा मैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो इसका कोई कॉमन ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको यही करना है। जैसे मुझे इसमें 6 4 9 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो मैं 6xy और -9x को भी ले सकता हूँ, 6xy -4y को भी एक साथ ले सकता हूँ। इसमें आपकी मर्जी है, बट कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वहां पे स्ट्रिक्टली सिर्फ एक दो ही पेयर बनेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा करके ग्रुपिंग कर दो। बट यहाँ पे हमें ऑप्शन है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई दूसरा ग्रुपिंग कर सकते हो, बट आंसर सेम आएगा। अगर आंसर गलत आ रहा है तो यानी आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। अच्छा, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, मैंने 2 कॉमन निकाला और y भी कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2, यही आएगा, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x माइनस 2 आ गया। अब ये वाला जो है 6 माइनस 9x, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से देखो अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या, 2 माइनस 3x, यही आएगा। बट आप यहाँ देखो ब्रैकेट यहाँ पे सेम नहीं आ रहे हैं, बहुत लोगों को लगेगा ये 3x माइनस 2 और 2 - 3x सेम है, बट नहीं, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, तो हमें ब्रैकेट को सेम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 कॉमन निकाला था, अब की बार मैं यहाँ पे -3 कॉमन निकालूंगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ, 6 - 9x है ये, मुझे इसमें से कॉमन निकालना है, बट एक कंडीशन होती है, जैसे ये मैंने आपको कहा था ना कि ब्रैकेट सेम आने चाहिए, x+1 और 1+x आ रहा है वो सेम है, क्योंकि प्लस प्लस है, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x+1 को 1+x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट को कॉमन लेना है। बट यहाँ पे 3x माइनस 2 और 2 माइनस 3x ये सेम नहीं है, तो हमें ब्रैकेट सेम करना पड़ेगा। तो 6 - 9x में से जब मैं कॉमन लूंगा तो -3 कॉमन लूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 आना था, बट साथ में माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो +6 एज इट इज आ गया। और -3 में से -9x में से -3 को कॉमन ले लूंगा तो +3x आ जाएगा। तो यानी फाइनल हमारा जो आंसर बना कि 2y 3x -2, और -3 कॉमन लिया तो बना 3x -2। अब सेम चीज कि 3x - 2 दो बार ही आ रहा है, तो 3x - 2 को हमने एक बार ही कर दिया, और जो बचा हुआ पार्ट था उसे एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो 2y - 3 को एक ब्रैकेट में कर दिया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ कंप्लीट।